हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स सूत्रा में फिर से। आज हम लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर सीखेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बीच में रिलेशन। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एडिंग डालेंगे। अब हम रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, एप्सिलॉन एम होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखाया था कि एप्सिलॉन एम होता है परमिटिविटी इन मीडियम, एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अब हम जैसे कि जानते हैं परमिटिविटी का जो ये रेशियो है, जो परमिटिविटी का रेशियो है मीडियम और एयर और वैक्यूम की, इन दोनों की सेम यूनिट होगी। तो एप्सिलॉन आर की क्या यूनिट आएगी, यानी रिलेटिव परमिटिविटी की क्या यूनिट आएगी? तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी बच्चों, नो यूनिट। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाएगा कि डायमेंशन क्या होगी एप्सिलॉन आर की, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी बच्चों। जहां पे आपको न्यूमेरिकल में एप्सिलॉन एम नहीं गिवन होगा जबकि एप्सिलॉन आर गिवन होता है, और एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। इसकी यूनिट आती है कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ये इसका एक कांस्टेंट का एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम का मैग्नीट्यूड होता है। अब ये तो इसका आया फर्स्ट फॉर्मूला रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी का एक और फॉर्मूला हो सकता है ऑल्सो। हम जानते हैं जो मीडियम का फोर्स होता था एफ डैश, कई बुक्स में इसको एफ एम भी लिखा होता है, एफ एम फोर्स इन मीडियम, ये आता है एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। ये होता है जहां पे ये वाला जो एफ होता है इसको कई बुक्स में एफ नॉट लिखा होता है। एफ नॉट का मतलब होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। और एफ डैश होता है फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू सेम चार्जेस इन मीडियम, मीडियम में कितना फोर्स आएगा। तो आई बात बच्चों आपको समझ? तो यहां पे हमारे पास एप्सिलॉन आर का एक और फॉर्मूला आ सकता है। तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होगा एफ अपॉन एफ डैश, कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा होता है एफ नॉट अपॉन एफ एम। यानी इसको भी हम ऐसे बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। और यहां से भी देखा जाए तो इसकी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं आएगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी बताता क्या? रिलेटिव परमिटिविटी ये बताता है कि किसी भी मीडियम में कितना फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी, मीडियम की नहीं होगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी जैसे एयर और वैक्यूम की मैं 1 मानता हूं, होती है एयर और वैक्यूम की 1 ही होती है। वाटर की लगभग होती है 81 के आसपास। तो कभी अगर आपको कोई क्वेश्चन आया कि द रिलेटिव परमिटिविटी, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 और 80 भी हो सकता है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इसको एक्सप्लेन करो या जस्टिफाई करो, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन करो। तो आप लोग कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखेगा बच्चों। तो
हम जैसे कि जानते हैं एप्सिलॉन आर है 81। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू 81। तो एफ डैश कितना आएगा, एफ बाय 81। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये फॉर्मूला ये बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों कि जो जो चार्ज है Q1 और Q2 उनके बीच का डिस्टेंस है R। जब वो एयर और वैक्यूम में है, एयर और वैक्यूम में है, तो उन पे फोर्स लग रहा है F। और जब हम उसको किसी मीडियम में डालेंगे इन्हीं सेम चार्जेस को, तो उसमें फोर्स कम हो जाएगा। कितना गुना कम हो जाएगा, 81 टाइम्स कम हो जाएगा। कम हो जाएगा बच्चों, कम। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा मीडियम का वो डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए जो फोर्स आएगा मीडियम में वो हमेशा फोर्स इन एयर से कम आएगा। तो ये बताता है कि जो फोर्स आ रहा है मीडियम में सेम चार्जेस के बीच में सेम डिस्टेंस पे किसी मीडियम में जो फोर्स है वो वाटर के मुकाबले जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 81 है और एयर के मुकाबले जिसमें फोर्स एफ लग रहा उसमें 1/81 टाइम्स हो जाएगा। यानी फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम कर जाएगी। इसके पीछे के दो रीजन मैंने आपको पहले भी बताया। एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, दूसरा होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है, ये जो मीडियम होता है इन चार्ज को इनके फोर्स को डिस्टर्ब करने लग जाता है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उनको डिस्टर्ब करने लग जाता है। तो वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए उसकी वजह से जो मीडियम में फोर्स है एयर और वैक्यूम के मुकाबले कम हो जाता है। कितना टाइम्स कम हो जाता है, 81 टाइम्स कम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग ये है। आया तक समझ आया बच्चों आप सबको? तो ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं और उसकी एक वैल्यू होती है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। पर हम लोग जो न्यूमेरिकल यूज करते हैं इसमें फोर्स के फॉर्मूले आ रहे हैं, उसमें हम डायरेक्ट यूज करते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे अब हम देखेंगे। मैं कल आपको जाने से पहले एक बात बताई थी कि सपोज कर लीजिए आपके पास दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो कहते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, पर रियल में दो चार्ज आपस में फोर्स लगाते ही नहीं है। हमेशा इन चार्ज के चारों तरफ एक घेरा बना हुआ होता है। इन चार्ज के चारों तरफ एक घेरा बना हुआ होता है। उस घेरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन चार्जेस की क्रिएट हो रखी है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो चाहे वो फोर्स रिपल्सिव हो। तो देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है द स्पेस और एरिया और रीजन, द स्पेस और एरिया और रीजन डेवलप्ड around a charge up to which electrostatic force or electric force act। वो स्पेस, वो घेरा किसी भी चार्ज के चारों तरफ जिस तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, एक्ट करता है या एक्सर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा है अर्थ के चारों तरफ होती है, प्लेनेट के चारों तरफ होती है एक ग्रेविटी फील्ड होता है, सिमिलरली चार्ज के चारों तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाती है दो चार्ज के बीच में। अब वो दो चार्ज किसी भी मीडियम में हो, चाहे एयर में हो, चाहे वैक्यूम में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फोर्स लगाती है। अच्छा, अगर एयर और वैक्यूम की बात करेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 आएगी, और अगर मीडियम की बात करेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से बड़ी होती है, हमेशा 1 से बड़ी होती है। लेकिन कहते हैं जैसे इंसुलेटर है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 0 मानते हैं हम, क्योंकि उसमें कोई भी फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता ही नहीं है। इंसुलेटर के बारे में आपने सुना होगा कि नॉन कंडक्टर्स है तो उसमें रिलेटिव परमिटिविटी 0 होती है। बाकी सब मटेरियल की 0 से बड़ी होगी, ऑब्वियसली 1 से भी बड़ी होगी, पर इंसुलेटर की हम लोग 0 मानते हैं। तो चले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक घेरा है चार्ज के चारों तरफ का जिसमें फोर्स लगता ही लगता है। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि सपोज कर लो आपके पास एक चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज है Q, बड़ा Q मान लीजिए, ठीक है।
और इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होती है? पहली बात मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन होता है, मानने को तो हम इन्फिनिटी तक मान ले, इन्फिनिटी तक मान लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक लग रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि उसका घेरा जो है इन्फिनिटी तक हम लोग लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का घेरा एक डिस्टेंस तक होता है। मान लीजिए एक चार्ज है, उस डिस्टेंस का उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर रीजन, आर डिस्टेंस के बीच में है। तो ये एक चार्ज है क्यू, मान लीजिए सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अप टू आर डिस्टेंस तक, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब सपोज कर लीजिए एक कोई दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज है, ये रखा हुआ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, तो कहते हैं इस चार्ज की भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट होंगी आपस में, तब इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप्ड होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कुलाम्स लॉ ने बताया था। अब वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, पर हम ऐसा मानते हैं कि टेस्ट चार्ज जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही, वो नेग्लिजिबल रेट की होती है। नेग्लिजिबल रेट इसमें मतलब बहुत कम होती है, तो हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लेक्ट मानते हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट मानते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई चार्ज है टेस्ट चार्ज, वो अगर किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ना कि दूर से लगता है। पर रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट होती है तब इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और यहाँ हम टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लेक्ट मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को लिखने का एक तरीका आता है, देखेगा बच्चों आप सब देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखेंगे इसको डिनोट करते हैं ई वेक्टर से, ई से। तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो सपोज कर लीजिए वही यहाँ पे सोर्स चार्ज था, ये अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था अप टू डिस्टेंस आर तक, इस पे कोई टेस्ट चार्ज आ गया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है, हमने माना कि वो उसी के ऊपर आ गया, तो इसका फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एफ अपॉन टेस्ट चार्ज, एफ बाई क्यू नॉट। तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से, जैसे कि हम लोग जानते हैं फोर्स का एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0, Q1 मान लीजिए Q, Q2 मान लीजिए Q नॉट, मॉडुलस में लेंगे अपॉन आर स्क्वायर। तो Q नॉट को नीचे भेज दीजिए, तो जब आप Q नॉट को नीचे भेजेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या बन जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। आप देखेंगे इधर एक डिफरेंस दिखाता हूं मैं आपको, फोर्स के फॉर्मूले में दोनों चार्ज आते हैं, सोर्स और टेस्ट, कॉम्बिनेशन बैठता है सोर्स और टेस्ट का, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें सिर्फ एक ही चार्ज आता है, वो भी सोर्स। तो सपोज कर लीजिए कोई चार्ज दे रखा क्यू, ये दे रखा बड़ा क्यू, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो वहां पे अगर टेस्ट चार्ज है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। आई बात समझ बच्चों? आगे देखिए, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, वेक्टर फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू, वही सेम जैसे फोर्स वाले में करा था, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, यहाँ पे आर वेक्टर बन जाएगा यूनिट वेक्टर का, तो मैंने उसको आर वेक्टर बना दिया। इससे एक बात पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, और घटेगी और ऐसी घटेगी कि पैराबोलिक कर्व जाएगा, और इस तरह से जाएगा कि अगर आर इन्फिनिटी हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इस तरह से घटेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक समय के बाद जीरो हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाती है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती कहां तक है, आप कहां तक भी बना लो, आप इन्फिनिटी तक भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग किसी डिस्टेंस तक ही दिखाते हैं। आगे देखे बेटा, अब मैं आपको इसकी यूनिट के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसकी यूनिट के बारे में बताता हूं, जरा देखेंगे बच्चों। तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आएगी, यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आती है न्यूटन पर कूलम, तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन पर कूलम, ऐसे NC-1। डायमेंशन क्या आएगा, जरा देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन,
न्यूटन का होता है mlt माइनस टू, इसका होता है at विद इन क्लोज ब्रैकेट, तो इसका क्या बन जाएगा ml t माइनस थ्री a माइनस वन। और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी के नाम से लिखेंगे। तो इसलिए इसमें डायरेक्शन भी बनेगी। जैसे मैंने आपको फोर्स के न्यूमेरिकल के लिए कुछ हिंट दिए थे, कुछ नोट्स दिए थे कि हम लोग डायरेक्शन भी दिखाते हैं फोर्स में, कहां पे दिखाते हैं, टेस्ट पॉइंट के ऊपर। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन बनेगी, और कहां बनेगी, सेम टेस्ट पॉइंट के ऊपर ही बनेगी, सोर्स चार्ज की वजह से बनेगी। सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टेस्ट चार्ज पे बनेगी, पर वैसे नहीं बनेगी जैसे कूलॉम्स लॉ में सीखा था कि ये वाला इसको क्या करेगा, इसको धक्का देगा, खींचेगा, ऐसे नहीं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और अलग तरीके से निकलेगी, वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। जैसे कि आप फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मान लीजिए सोर्स चार्ज है और ये आपके पास टेस्ट चार्ज है। तो जब हम फोर्स के फॉर्मूला यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, तो हम लोग यहाँ पे चार्ज का मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस क्या करता है, माइनस को प्लस बना देता है और प्लस को प्लस ही रहने देता है। इन द सेम वे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, सॉरी मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो उसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज नहीं आता। तो एक चार्ज आएगा अपॉन आर स्क्वायर, बाकी सब चीजें सेम है। तो इसमें भी हम लोग मॉडुलस लेंगे, लेकिन जब हम इनके वेक्टर फॉर्म देखते थे, वेक्टर फॉर्म, तो एफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या सीखा था, 1/4 Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और ई वेक्टर का क्या सीखा था, 1/4 Q1 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये अभी सीखा थोड़ी देर पहले। तो इनमें हम लोग यहां पे इस केस में, इन दिस केस, इन वेक्टर फॉर्म, we use sign of charges। इंग्लिश थोड़ा सा खराब है मेरी, पर समझने के लिए आप लोग सब समझेंगे कि वेक्टर फॉर्म में चार्ज के साइन हम लोग यूज करेंगे। अगर कोई चार्ज प्लस का है तो प्लस में लेंगे, कोई चार्ज माइनस का है तो माइनस में लेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन भी दिखानी होती है। इसीलिए जब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम फॉर्मूला सीखते हैं, तो उसमें हम चार्ज के सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, लेकिन जब उनके वेक्टर फॉर्म देखते हैं तो उनके वेक्टर फॉर्म में हम लोग सिंपल लेते हैं Q1 Q2 या Q1 जो भी हो, सोर्स चार्ज, सोर्स ऐसा। तो इसमें हम लोग डायरेक्शन के साथ देखते हैं, तो साइन भी यूज करते हैं, इसमें कोई साइन यूज नहीं करते। आप सबको समझ आया, क्या समझ आया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब जरा सीखेंगे इसमें कुछ एक दो न्यूमेरिकल, जो मैं आपको एक कंबाइंड न्यूमेरिकल करा रहा हूं, जो आपके बोर्ड से रिलेटेड भी है, और आपको समझ आएगा कि भाई इसमें कैसे कैसे हमने काम करा। देखेंगे बच्चों, मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं। अभी मैं पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सिखाता हूं कि सपोज कर लीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक चार्ज है Q, वो चार्ज जो है मान लीजिए 2 × 10⁻⁷ कूलम का है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर पे, और वहां जहां निकालनी है P पॉइंट पे, या कोई सा भी पॉइंट है, वहां चार्ज नहीं दे रखा, नहीं दे रखा कोई दिक्कत नहीं है, दे भी रखा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको लेकिन यहाँ यूज नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीट्यूड में 1/4 Q बाय आर स्क्वायर, तो बन जाएगा 9 × 10⁻⁹, यहाँ बन जाएगा 2 × 10⁻⁷, और 10 सेंटीमीटर को चेंज कर लो मीटर में, तो 0.1 मीटर, तो इसको लिखेंगे 0.1 × 0.1, पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर गए, तो देखेंगे 9 2 11, 11 में से 7 गए, सॉरी 11 में से 7 गए 4, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। इतना आंसर तैयार हो जाएगा आपका ऐसे। अभी मैंने आपको बताया था इसकी डायरेक्शन भी होती है किसी पॉइंट पे, तो कैसे होगी, अब हम डायरेक्शन के लिए सीखेंगे इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा याद रखना, कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज करेंगे। वो इमेजिनरी लाइंस जो डायरेक्शन के लिए यूज करी जाती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसी को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ
फोर्सेस भी बोलते हैं इसको। जरा देखेंगे बच्चों इधर प्लीज, देखिए ये होता क्या है, द इमेजिनरी लाइंस, सुनिएगा, ये ऐसी इमेजिनरी लाइंस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉन इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू शो, क्या शो करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, टू शो इट्स इंटेंसिटी। इसको हम बोलते हैं, आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, वैसे तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी पर मैं आपको शॉर्ट वे में सिखा रहा हूं। पहला ये है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज पे जाती है तो वही जाके वो खत्म हो जाती है, वापिस नहीं आती है। दूसरा ये है, ये जो चार्ज है इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में होती है, कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में, कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है बच्चों, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में होती है कि मतलब एक के अंदर एक सर्कल बनेगा विद द सेम सेंटर। तीसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उस पर जब भी हम लोग डायरेक्शन को शो करते हैं तो उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करा जाता है। टेंजेंट किस लिए ड्रॉ करते हैं, फॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। किस दिशा में करते हैं, उसी सेम डायरेक्शन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होती है। आगे देखेंगे मैडम, फोर्थ पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती क्लोज लूप, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती बच्चों, क्योंकि क्लोज लूप वो होता है कि जब एक जगह से गया दूसरी जगह और दूसरी जगह से वापस आ गया सेम जगह, तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि ये पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव में जाके खत्म हो जाती है, वो नेगेटिव से वापस नहीं आती, नॉट कम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगला, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होना इम्पॉसिबल है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों बोर्ड में कि व्हाई द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और एक और क्वेश्चन बनता है व्हाई द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, इस फॉर्म में बनता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है क्लोज लूप वाला कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, बिकॉज इट डज नॉट कम बैक फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। एक डायरेक्शन वाला आंसर है क्वेश्चन आता है और एक ये वाला आता है, क्लोज लूप वाला आता है। आगे देखेंगे मैडम, एक लास्ट प्रॉपर्टी है वो बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रियल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज के चारों तरफ, दिखती नहीं है लेकिन होती है, उसकी प्रेजेंस फील हो सकती है कि भाई वहां पे चार्ज के चारों तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी होती है। समझ आया बच्चों। तो कभी बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि भाई दो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाओगे, तो मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया, तो सपोज कर लो मैं आपको दो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाता हूं, तो हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, निकलती है। तो देखेंगे बच्चों, जब ये निकल रही होती है एक चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर, तो होता है क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करने लग जाती है। रिपेल करने लग जाती है। क्यों करती है रिपेल, क्योंकि सेम नेचर होने की वजह से दोनों में रिपल्शन क्रिएट होता है। सिमिलरली अगर दो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखानी है तो इसमें हम लोग एंटर होते हुए दिखा सकते हैं, पर एक दूसरे से नहीं कि पॉजिटिव से पॉजिटिव चला गया नेगेटिव से नेगेटिव चला गया, एक दूसरे के प्रति रिपल्शन की वजह से, तो हम उसमें एंटर करते हुए दिखा सकते हैं। आप चाहे तो इसमें यहाँ पे बाहर भी दिखा सकते हो ऐसे। तो हम लोगों ने ये सीखा कि इसमें अंदर की ओर दिखा दो, हम लोगों ने ये सीखा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है और किसमें खत्म होती है, नेगेटिव में।
ये तो आया दो चार्ज के भी हिसाब से। अगर कोई आइसोलेट चार्ज है Q, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखानी है तो उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बाहर रेडियली आउटवर्ड दिखा सकते हो। रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है कि बाहर की ओर निकल रही है, क्योंकि स्पेरिकल शेप का होगा तो रेडियस के अलॉन्ग ही निकलेगा नॉर्मल, तो हम लोग इसमें मानेंगे रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव वाले में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एंटर कर जाती है, तो नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके एंटर कर जाएगी। आई बात समझ बच्चों आपको? तो इसमें होगा रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। अब इसी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करते हैं इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और यही डायरेक्शन हम लोग टेस्ट पॉइंट के ऊपर बनाते हैं। फोर्स में डायरेक्शन बनता है सोर्स और टेस्ट की वजह से, लेकिन इसमें डायरेक्शन बनता है प्लस और माइनस की वजह से। ये चीज जरा ध्यान रखना। चले आगे देखते हैं बेटा। अब कभी भी हम लोग जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई, मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सुनना, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी खुद की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है Q। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो हम लोग ये मानते हैं कि जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं। E को लिखते हैं y एक्सिस पे, R को लिखते हैं x एक्सिस पे। R बढ़ेगा तो E जो है वो घटेगा और एक समय बाद आके 0 हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे। लेकिन जब हम इसको थोड़ा हाई लेवल की तरफ देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो उसको हम मानते हैं पॉजिटिव। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ देखते हैं, मतलब उल्टी दिशा में जा रही है, अंदर की तरफ आ रही है, तो उसको हम लेते हैं नेगेटिव। ऐसे तो मान लीजिए आपके पास क्या है, सपोज कर लीजिए, मैं ऐसे आपको एक एग्जांपल के साथ सिखा रहा हूँ कि आपके पास क्या है, दो चार्ज का सिस्टम है, एक दो चार्ज का सिस्टम है, सेम चार्ज का पॉजिटिव पॉजिटिव। ये इनकी डिस्टेंस है r, इस तरफ भी है डिस्टेंस r। y एक्सिस पे इन पे रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे इस साइड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो निकलती है दोनों तरफ, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है दोनों तरफ। तो हम ये मानते हैं कि भाई अगर इस साइड देखेंगे तो इसमें जो होगा राइट साइड को जा रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेफ्ट साइड को जा रहा है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ बनेगा, कि मतलब अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो घटेगा। सिमिलरली इसमें भी वही ऐसे और इसमें भी वही ऐसे, और ये एक समय बाद आके 0 हो जाएगा, एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं कि भाई अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखानी है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम हमेशा एक्स एक्सिस का यूज करते हैं। एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वे में पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव वे में नेगेटिव मानते हैं। तो ऐसे ग्राफ आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के। पर अभी आप लोग ज्यादा कंपटीशन का मत पढ़िए, अभी आप लोग सिर्फ बोर्ड की तैयारी करिए, तो बोर्ड में इतना हाई लेवल नहीं आएगा, लेकिन आप समझिए कि हम उसको नेगेटिव पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। कैसे? देखो इस साइड निकल रही है, निकलते हुए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो ऊपर ही होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर घटेगा। इस साइड लेफ्ट को जा रही है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव नीचे से ऊपर की ओर होगा। ऐसे सिमिलरली इसका भी ऐसे होगा, और ये बीच में आके कॉमन होके 0 होके कहीं ना कहीं मिलेगा, इस तरह से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं जरा। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ। कि सपोज कर लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उसकी साइड है ए यूनिट है, उसमें 4 चार्ज रखे हुए क्यू 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 क्यू। यहाँ पे हमें किसी भी एक बड़े क्यू पे फोर्स निकालना है, जो बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है। जरा ध्यान से देखिएगा। तो जब हम इसमें निकालेंगे तो इसको बोलेंगे टेस्ट पॉइंट, इसको बोलेंगे सोर्स, इसको सोर्स, इसको सोर्स, इसको सोर्स चार्ज मानेंगे, इसको भी सोर्स चार्ज मानेंगे, इसको भी सोर्स चार्ज मानेंगे। इनका एक नाम दे रहा हूं स्क्वायर का ABCD मान लीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं बी के हिसाब से सी पे निकालूंगा, बी के हिसाब से, तो कितना फोर्स आएगा जरा देखेंगे बच्चों, 1/4πε0 QQ बाय ए स्क्वायर। सिमिलरली एफ डी के हिसाब से भी सी पे निकालूंगा तो वो आएगा 1/4πε0, क्योंकि फोर्स में तो दोनों चार्ज आएंगे, QQ सोर्स टेस्ट बाय स्क्वायर। कॉम्बिनेशन इसका भी ऐसे बैठेगा, सोर्स टेस्ट का ये रहा डायगोनल वाला, तो यहाँ बैठेगा FA इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू स्क्वायर बाय A√2, यहाँ बैठेगा A√2। आया समझ? अब जरा आगे देखेंगे, सुनो, अब दिखाएंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन दिखाएंगे सी पॉइंट के ऊपर। तो ये रहा सी, ये वाला इसको धक्का देगा क्योंकि रिपल्शन लगेगा, तो ये वाला जाएगा, जाने को वो भी जाएगा, लेकिन हम हमेशा टेस्ट पॉइंट को दिखाएंगे।
सिमिलरली ये वाला इसको धक्का देगा, ये जाएगा इस तरफ, ये एफ डी जाएगा, ये एफ बी जाएगा, और ये वाला इसको डायगोनल मतलब जैसे लाइन ज्वाइनिंग हो रही है वैसे वो उसको धक्का देगा। अब इन दोनों के बीच में है 90 डिग्री, तो इनका एक रिजल्टेंट निकालूंगा एफ बी डी का। तो एफ बी डी का रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट, अच्छा एफ बी और एफ डी दोनों सेम है, मान लो एक्स मान लिया मैंने, तो एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर। ऐसे तो 2 एफ डी कॉस 90 भी आता है, पर कॉस 90 जीरो होता है, हटा दो उसको, तो यहाँ बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा 2x स्क्वायर। तो एफ बी डी कितना आएगा बच्चों, वो आएगा x रूट 2, x की वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, x की दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू डाल दो, 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्क्वायर रूट 2। चलिए अब जब दो वेक्टर सॉल्व होते हैं तो वो एक बन जाता है, तो एफ बी डी तो इधर था ही, साथ ही साथ एफ ए भी इधर ही है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ बी डी और एफ ए को जोड़ लेंगे, ये रहा एफ बी डी, ये रहा एफ ए, इन दोनों को जोड़ो, तो टोटल फोर्स कितना आएगा, देखो दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा, ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा, इसमें क्यू स्क्वायर और इसमें क्यू है, क्यू कॉमन दिख रहा, तो यहाँ क्या बचेगा, क्यू बाय रूट 2, और यहाँ क्या बचेगा, क्यू रूट 2, ये आ गया फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन, यहाँ टेस्ट चार्ज है बड़ा क्यू, तो ऐसा करिए बड़ा क्यू को नीचे ले आइए, तो यहाँ पे बचेगा 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, फॉर्मूला सेम रहेगा बस टेस्ट चार्ज नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी चार्ज या किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। समझ आया बच्चों आप सबको? चलिए अब इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ लगता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपके वो बहुत सारे चार्ज है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। फोर्स वाला मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बता रहा हूं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। चार्जेस के सिस्टम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे चार्ज है, Q1 Q2 R1 डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस पे है, मतलब वेक्टर डिस्टेंस इनका R1 R2 है, ठीक है ना, और Qn चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है, Qn Rn तक है। तो इसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वेक्टर वाली, वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम हो जाएगा। आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे मैंने आपको फोर्स वाले में बताया था, द टोटल फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ कौन सा सम, वेक्टर सम, तो वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वेरियस चार्जेस। सिमिलरली द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, वेरियस चार्जेस। तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा, मान लो मुझे यहाँ पे निकालना है, ओ पे निकालना है, ये टेस्ट पॉइंट है मेरा, तो सब में फॉर्मूला लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, Q1 बाय R1 का क्यूब R1 वेक्टर प्लस Q2 बाय R2 का क्यूब R2 वेक्टर। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें भी लग जाता है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ लगता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगता है। फिर हम लोगों ने, इससे पहले हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज। आगे नेक्स्ट अब हम लोग वीडियो में बाद में सीखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और कुछ भी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलिए अब लोग हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कमेंट मुझे पसंद आया, कुछ वीडियोस आपको दोबारा देखने हो, तो मैं आपको दोबारा वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।